हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 54th लेक्चर ऑन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये मेरा तीसरा लेक्चर है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में कि लास्ट के दो लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था। तो लेक्चर 52 एंड 53 में हमने ये सारे टॉपिक जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक लेक्चर 52 एंड लेक्चर 53 में डिस्कस किया था। और एक सजेशन देना चाहूंगी कि इन वीडियोस को सीक्वेंस में देखिएगा, क्योंकि लेक्चर 52 में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ाया है, मैंने बताया है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या है, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो दो मेन कंपोनेंट है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट हमने पढ़ा, फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट पढ़ा, और करंट और कैपिटल अकाउंट के प्रिंसिपल आइटम्स पढ़े, मेन आइटम्स कौन कौन से होते हैं वो पढ़े हमने। ठीक है, ओवरऑल बैलेंस क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच में डिफरेंस क्या है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या है। तो बेसिकली बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लास्ट के दो लेक्चर्स में पढ़ लिए हैं। मोर देन 50% ये जो टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ये फिनिश हो चुका है। अब केवल थोड़ा सा पोर्शन बाकी है जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दो टॉपिक बचे हुए हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये क्या होता है, ठीक है, और कब होता है, कब बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे होता है, ठीक है, और डिसइक्विलिब्रियम कब होता है, तो वो समझेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, यानी क्या इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट से हमें क्या समझ में आता है, ठीक है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी है, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये स्क्रीन पे है वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूं आज की तारीख तक, यानी जनवरी 2022 तक। अगर ये वीडियो आप 2-3 महीने बाद देख रहे हैं या अगले साल देख रहे हैं तो इसमें कई सब्जेक्ट और ऐड हो चुके होंगे, ठीक है। तो मेरा बस यही कहना है कि इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए। आपके लिए मैंने 300 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड किए हैं आज की तारीख तक, ठीक है। तो जरूर इनका फायदा उठाइए, इनकी हेल्प से खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ओके, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट या तो इक्विलिब्रियम में होता है या डिसइक्विलिब्रियम में होता है, तो कौन सी कंडीशन में इक्विलिब्रियम में होता है पहले हम ये देखते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कब इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करता है, इक्विलिब्रियम पे कब होता है, जब करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, अगर इन दोनों बैलेंस को आप सम करेंगे और सम अगर जीरो आता है, इसका मतलब क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ठीक, ये वैसे ये चीज मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी। करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस का जो सम है, अगर ये जीरो आता है, इसका मतलब क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर जो निगेटिव बैलेंस है करंट अकाउंट का, सपोज करिए करंट अकाउंट का निगेटिव बैलेंस आ रहा है, ठीक है, तो अगर करंट अकाउंट का निगेटिव बैलेंस अगर काउंटर बैलेंस हो जाए, यानी वो इक्वल हो जाए पॉजिटिव बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस अगर काउंटर बैलेंस हो जाए निगेटिव बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट से, या वाइसी वर्सा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ठीक है, ये तो दूसरा तरीका हो गया। एक और तरीका है इसको समझने का कि देखिए मैंने आपको बताया था ना बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट पिछले दो लेक्चर से बता रही हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक बार फिर से बताती हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट वो समरी स्टेटमेंट है जिसमें हम जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुए हैं, किसी भी कंट्री के जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुए हैं विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, वो इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक है। तो बेसिकली उससे क्या पता चलता है कि कितना इनफ्लो हुआ है फॉरेन एक्सचेंज का, कितना आउटफ्लो हुआ है, इसकी बेसिकली समरी बनाई जाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक है, कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है। तो ये जो इनफ्लो है, तो हम इसको तीसरे तरीके, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो एक और तरीका है बैलेंस इक्विलिब्रियम को समझने का कि इनवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड आउटवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जब बराबर हो, यानी जितनी फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रही है, यहाँ इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें कि जितनी फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रही है और जितना फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो हो रहा है, अगर वो बराबर है, इसका मतलब क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम पे है।
ठीक है। इनफ्लो बिकॉज ऑफ करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, आउटफ्लो बिकॉज ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। ठीक है, तो जितना इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, अगर उतना ही आउटफ्लो हो रहा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ठीक, तो ये तीन तरीके हैं जिन तरीकों से आप इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के इक्विलिब्रियम को। एमसीक्यू या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आपका बेसिक लॉजिक क्लियर होना चाहिए। लॉजिक क्लियर है तो एग्जाम में क्वेश्चन चाहे जैसे घुमा के पूछ लें, यू कैन वेरी इजिली आंसर। ठीक, तो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और करंट अकाउंट का जो बैलेंस है उसको सम करो, अगर जीरो आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ देयर इज नो मूवमेंट इन द ऑफिशियल रिजर्व ऑफ सेंट्रल बैंक। जो सेंट्रल बैंक है उसके ऑफिशियल रिजर्व में कोई मूवमेंट नहीं होगा, न तो सेंट्रल बैंक का जो फॉरेक्स रिजर्व है ना वो बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, क्योंकि इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर हुआ है, जितना फॉरेन करेंसी इंडिया में आया है उतना ही फॉरेन करेंसी इंडिया से गया है, तो यानी जो सेंट्रल बैंक का जो ऑफिशियल रिजर्व है फॉरेन एक्सचेंज का उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन। और डिसइक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम पे है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को जब आप सम करेंगे तो वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, वो जीरो नहीं होगा, जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम पे है, नहीं जीरो होगा तो यानी वो डिसइक्विलिब्रियम पे है। तो जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, कुछ पॉजिटिव नंबर हो सकता है या कुछ निगेटिव नंबर हो सकता है। करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को जब आप सम करेंगे तो जीरो नहीं होगा, डिसइक्विलिब्रियम पे है तो जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि कुछ पॉजिटिव नंबर हो सकता है या निगेटिव नंबर हो सकता है। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव का क्या इंटरप्रिटेशन है, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अगर आप सम करें और अगर कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा है इसका मतलब क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट किस में है, सरप्लस में है। सरप्लस में है इसका मतलब क्या है, देयर इज नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी इंडिया में फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, इनफ्लो हो रहा है तो इससे क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक है उसका फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, वो बढ़ेगा। ठीक, तो ये इसका इंटरप्रिटेशन है। और अगर निगेटिव आए तो करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अगर निगेटिव आए तो यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट है, यानी कमी है, घाटा है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आउटवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा है, आउटवर्ड फ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, नेट आउटवर्ड फ्लो हो रहा है, जितना इनफ्लो है उससे ज्यादा आउटफ्लो है। आउटफ्लो ज्यादा है इसका मतलब क्या है, फॉरेक्स रिजर्व जो है आरबीआई का उसमें डिक्रीज हो रहा है, वो घट रहा है। ठीक है, तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन और ये कंडीशन है डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट की। ठीक है, कि इन दोनों का जो सम होता है, जो करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के बैलेंस का जो सम होता है वो जीरो नहीं होता है, जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम पे, नहीं जीरो होगा तो डिसइक्विलिब्रियम पे। ठीक, अब चलिए हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या कह लीजिए इंपॉर्टेंस क्या है, इस इस अकाउंट को देख के हमें क्या समझ में आता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस है, इससे हमें पता चलता है फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी या जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसके बारे में, क्योंकि उसके जितने भी ट्रांजैक्शन है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उसकी समरी रिकॉर्ड की जाती है ना। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उसकी समरी रिकॉर्ड की जाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में। तो इससे किसी भी इकोनॉमी की, ठीक है, बेसिकली डोमेस्टिक इकोनॉमी का क्या परफॉर्मेंस है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नहीं स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो पता चलता है। ठीक है, कितना बोरो किया है या कितना लेंडिंग किया है, कितना बाहर की कंट्री से उधार लिया है या बाहर की कंट्री को कितना लेंडिंग कितना उधार दिया है, तो इससे बेसिकली पता चलता है कि जो इकोनॉमी है वो कितनी स्टेबल पोजीशन पे है, इससे आइडिया लगता है। अगर बोरोइंग बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी वीक पोजीशन पे है अभी। अगर लेंडिंग बहुत ज्यादा है यानी इकोनॉमी काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, तभी तो दूसरी कंट्रीज को लेंडिंग कर पा रही है, उधार दे पा रही है। ठीक है, तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटस पता चलता है। दूसरा क्या है सिग्निफिकेंस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये जो अकाउंट है इससे नेट फैक्टर इनकम जो अब्रॉड से आ रही है उसके बारे में पता चलता है। और हम नेशनल इनकम पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं नेट फैक्टर इनकम बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है या एस्टिमेट करना है तो उसमें नेट फैक्टर इनकम की जरूरत पड़ती है, जो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट से पता चलेगा।
ठीक, तो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंस। थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है, एक्स माइनस एम। एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एम मतलब इंपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट हुआ इतना, इंपोर्ट हुआ इतना, तो एक्स माइनस एम मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट। नेट में कितना एक्सपोर्ट हुआ, इसके बारे में भी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट से हमें पता चलता है। ठीक है, कि डोमेस्टिक इकोनॉमी से नेट में कितना एक्सपोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट का फिगर पता चलता है, इंपोर्ट का फिगर पता चलता है, और दोनों का डिफरेंस होता है नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट कितना हुआ, इसके बारे में आइडिया लगता है। एंड नेट एक्सपोर्ट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ये जो नेट एक्सपोर्ट है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का। अगर नेट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, अगर ये जो नेट एक्सपोर्ट है एक्स माइनस एम, अगर ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है यानी क्या है कि आउटपुट को बढ़ाने की जरूरत है। आउटपुट बढ़ेगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी ग्रो करेगी, जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये भी किसी भी इकोनॉमी की इनडायरेक्टली फाइनेंशियल जो फ्यूचर में आने वाली फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में बताता है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, अगला जो है, अगला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, अगला इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का है, वो है मार्केट पोटेंशियल। ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, इससे डोमेस्टिक इकोनॉमी की मार्केट पोटेंशियल पता चलता है। मार्केट पोटेंशियल यानी कितना पोटेंशियल है, कितनी क्षमता है। ठीक है, क्योंकि देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में मैंने आपको बताया था, कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट के दो मेन कंपोनेंट थे, कौन कौन से, याद करिए, बताइए। कैपिटल अकाउंट के दो मेन कंपोनेंट या प्रिंसिपल आइटम कौन से थे, एक था बोरोइंग और एक था फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसमें एफआईआईज एंड एफडीआईज आते थे। तो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट से पता चलता है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, साइज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पता चलता है एफआईआईज और एफडीआई के फॉर्म में। तो जितना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी उतना ज्यादा डोमेस्टिक इकोनॉमी में पोटेंशियल है। डोमेस्टिक इकोनॉमी का जो मार्केट है उसमें उतना ज्यादा पोटेंशियल है, बाहर की कंट्रीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट करने में इंडिया में। ठीक है, तो इसके बारे में भी आइडिया लगता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट से, राइट। लास्ट जो सिग्निफिकेंस है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, दैट इज मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हम बनाते हैं उससे हमें बहुत सारे आइटम्स की इंफॉर्मेशन मिलती है, जो इंफॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल होती है गवर्नमेंट के लिए जब गवर्नमेंट मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी डिजाइन करती है। जब गवर्नमेंट मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी बनाती है तो उसके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, जो हमें कहाँ से मिलती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट से मिलती है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट से क्या पता चलता है कि कितना इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है या कितना आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। तो फॉरेन एक्सचेंज की पोजीशन क्या है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की पोजीशन क्या है, फॉरेन एक्सचेंज के कंपेयर में वीक हुई है कि स्ट्रांग हुई है, तो उसी का यूज करके मनी सप्लाई से रिलेटेड जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई डिजाइन कर पाता है। ठीक है, और कितना एफआईआईज आ रहे हैं, कितना एफडीआई आ रहा है, नहीं आ रहा है, पहले के कंपेयर में एफआईआईज का फ्लो घटा है, बढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स लॉ में क्या चेंज करने की जरूरत है, तो वो सब इस फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट डिसाइड कर पाती है। तो मोटा मोटा हम ये कह लें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट से हमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है गवर्नमेंट को, आरबीआई को, जिससे वो अपनी फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को डिजाइन कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, अपडेट कर सकती है। ठीक है, तो दीज वेर द डिफरेंट सिग्निफिकेंस, डिफरेंट इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, एग्जाम में आता ही आता है। और तो हम यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के बारे में मोटा मोटा कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट से बेसिकली क्या पता चलता है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, किसी भी इकोनॉमी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसके बारे में आइडिया लगता है हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट से। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये था पूरा आज के लेक्चर का कंटेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का पूरा टॉपिक था, ये हमने 3 लेक्चर्स में फिनिश कर दिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।